ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ा मेरा सा गला डिस्टर्ब है, तो अन्यथा मत लेंगे आप लोग, और मैनेज करते हैं, देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये सोशल साइंस हिस्ट्री पार्ट का लास्ट चैप्टर है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये जो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया है, उस चैप्टर में आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ से चल करके ये इंडिया तक आया, इसके बाद यूरोप में कैसे पहुँचा, भारत में पहले छपने वाली पुस्तकें कौन सी थी। तो इन सब चीज़ों पर हम इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो यह शुरू करते हैं। सबसे पहली मुद्रित जो पुस्तकें थी वो चाइना में आई। सबसे पहली जो मुद्रित पुस्तकें आई वो कहाँ आई? चाइना में। यानी चाइना में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। क्लियर? तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिकों को हम देख लें कि किन किन विषयों पर हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है चीन में प्रिंट, यानी चीन में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, जापान में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई। फिर प्रिंट का यूरोप यानी मुद्रण का यूरोप में कैसे आगमन हुआ। 1925 के बाद यूरोप में लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस के आगमन के क्या कारण रहे। और फिर कुछ ये ऐसे बिंदु हैं जिनके विषय में, जैसे वेल्लम है, पांडुलिपि है, पांडुलिपि की क्राइटेरिया क्या है, हस्तलिखित पांडुलिपि पुस्तकों की मांग ना पूरा कर सकी, एक टॉपिक ये भी होगी। और यूरोप में प्रिंट संस्कृति के उदय में सहायक कारक क्या क्या थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का उद्भव हुआ। तो आइए इन विषयों पर हम चर्चा करते हैं। और ये इतिहास का अंतिम चैप्टर है, और चैप्टर का जो नाम है वो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आइए शुरू करते हैं। पहले मुद्रित पुस्तकें कहाँ कहाँ पे थी, उसी के विषय में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ वो मुद्रण तकनीक कहाँ आई? सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस चीन, जापान और कोरिया में डेवलप हुआ। इसका मतलब मान के चलें कि जो ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। और 594 ईस्वी के बाद चीन में किताबें लकड़ी के ब्लॉकों की स्याही वाली सतह पर कागज रगड़कर मुद्रित की जाने लगी। यानी जो लकड़ी के ब्लॉक बना लिए गए जिस पे अक्षर लिखे होते थे, उस पे स्याही लगी होती थी और उस पे कागजों को रगड़ लिया जाता था। एक तरीके से ठप्पा विधि मान के चलें। जैसे आप होली में देखें कि आप आलू बड़ा सा ले लेते हैं, उस पर शुभ होली लिख लेते हैं और फिर उसको कलर में डुबो करके किसी के पीठ पर छाप देते हैं, तो लिख के उधर लिख जाता है क्या? शुभ होली। तो इस तरीके से ये कागज़ के जो टुकड़े होते थे उस पर लकड़ी के ब्लॉकों पर अक्षरों को बना करके उन पर कागजों को रगड़ करके उस पर शब्दों को मुद्रित किया जाता था। आरंभिक चीनी पुस्तकें अकॉर्डियन शैली में बनाई गई थी। एक लेखन कला शैली है जो चाइना की है, वो क्या है? अकॉर्डियन कला शैली में बनाई गई थी। सिविल सेवा परीक्षाओं में, अब पहली पुस्तकें छपने कहाँ से शुरू हुई, किस लिए छपना शुरू हुई ये पुस्तकें, तो उसके विषय में बताया गया है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में भर्ती के लिए पाठ्य पुस्तकें इस मुद्रित सामग्री का प्रमुख उत्पादक थी। यानी ये जो मुद्रण का काम शुरू हुआ, सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षाओं में जिन पुस्तकों का उपयोग किया गया उनके लिए इस मुद्रित सामग्री का प्रयोग किया गया। 17वीं शताब्दी तक जैसे जैसे चीन में शहरी संस्कृति विकसित होती गई, प्रिंट के उपयोग में विविधता भी आई। यानी कि जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, जैसे जैसे शहरों ने विकास किया, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे भैया नए नए प्रिंटिंग प्रेस के आयाम आ गए। आज की डेट में आप देखो,
आज तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस आ गया, एक साथ कई सारे कलर छप जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मेरे टाइम पीरियड की बात बताऊं, अभी मैं 20-25 साल पहले की बात बताऊं, फोटोकॉपी भी करना इतना आसान नहीं होता था। अब जो झटपट स्टूडियो हुआ करता था यहाँ गोंडा चौक में, आज के 15-20 साल पहले झटपट स्टूडियो हुआ करता था। एक बड़ा सा बॉक्स होता था, उस बॉक्स में हाथ डाल करके और आपकी फ़ोटो 5 मिनट के अंदर वो बना देते थे। फ़ोटो को आपकी खींच लेते थे, उसके बाद उसको बना देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज के डेट में आप कंप्यूटर पर बैठिए और सारी चीज़ें इजी वे में हो जाती हैं। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, प्रिंट मीडिया के भी उपयोग में विविधता आती चली गई। व्यापारी भी अपने दैनिक जीवन में मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे। क्यों? अरे भैया, व्यापारी कौन सा सामान कहाँ से ले जाएगा, कितनी मात्रा में ले जाएगा, उसकी रकम क्या होगी, ये सब क्या करने लगे, वो मुद्रित चीज़ों पर इसको उल्लिखित करने लगे। संघाई नई मुद्रण संस्कृति का केंद्र बन गया। संघाई का मतलब चाइना जो था, संघाई जो था, नई मुद्रण संस्कृति का एक हब बन गया भाई। सिंपल। अब प्रिंट का यूरोप आगमन, इसके पहले एक टॉपिक और है, जापान में प्रिंट की शुरुआत, यानी जापान में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत या मुद्रण की शुरुआत कैसे हुई, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। चीन के बौद्ध मिशनरियों ने 768 और 770 ईस्वी के आसपास जापान में हाथ से छपाई की तकनीक शुरू की। किसने? बौद्ध मिशनरियों ने। 868 ईस्वी में छपी सबसे प्राचीन जापानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। एक चीज, एक क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में आने वाले जो बौद्धिस्ट, चाइनीज बौद्धिस्ट थे, उनका नाम आप बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन चीन का शासक, चीन का बौद्धिस्ट आया था? और ह्वेन सांग के शासनकाल में, ह्वेन सांग जब भारत आया तो उस समय भारत में कौन शासक था? ये दो नाम आपको बताने। पहला क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, और ह्वेन सांग जब भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का यूरोप में आगमन, ये कैसे आया भाई? 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यानी चीन के कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। आप समझ लो कि रेशम मार्ग चीन से चल करके मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप तक जाता था। 1925 में मार्को पोलो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का ज्ञान इटली लेकर आए गए। मार्को पोलो एक बहुत बड़ा व्यापारी था भाई। पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं ने लेखकों और कुशल हस्तलेखकों को रोजगार देना शुरू कर दिया कि अब भैया हाथे से लिख कर किताब बाइंडिंग करो और लोगन का प्रोवाइड कराओ। लेकिन ये काम बहुत कठिन था और लॉन्ग टर्म वाला मैटर था। लेकिन हस्तलिखित पांडुलिपियों का उत्पादन पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा ना कर सका। आज के डेट में देखो, अगर हम किताबों को हाथ से लिखकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो क्या ये संभव है? इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम में भी ऐसे ही कंडीशन रही होगी। 1925 के बाद यूरोप में लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग के आगमन के क्या कारण रहे होंगे? यही कारण रहे कि भाई पुस्तकों की डिमांड बढ़ गई और हस्तलिखित किताबों की मांग को पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। तो क्या था? ये तकनीक पहले चीन के पास थी। कौन सी तकनीक? ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के ब्लॉक बना करके पुस्तकों को प्रिंट किया जाता था। तो ये तकनीक किसके पास थी? ये तकनीक चाइना के पास थी। मार्को पोलो इससे लेकर इटली आ गए। अब इटालियन ने वुड ब्लॉक के साथ पुस्तकों का उत्पादन शुरू किया और जल्द ही यह तकनीक दुनिया के अन्य हिस्सों में भी क्या हो गई? फैल गई। यानी ये जो वुड ब्लॉक की तकनीक थी, ये
चाइना से चल करके मार्को पोलो के द्वारा कहाँ पहुँच गई? यूरोप में 1925 में पहुँच गई। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं, वेल्लम क्या है, पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि की सीमाएं क्या हैं, इसके विषय में देख लेते हैं। वेल्लम ये जानवरों की खाल से बने चर्म पत्र होते थे जिस पर लिखने का काम किया जाता था। भारत में किस पर लिखने का काम किया जाता था? पहली बार भारत में किस पर लेखन कला किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत में पहली बार जो पांडुलिपि लिखी गई वो किस पर लिखी गई थी? वेल्लम पर लिखी गई थी, पेड़ की छालों पर लिखी गई थी, पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, या भोजपत्र पर लिखी गई थी? ये आपको क्लियर करना है। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपियों की नकल ताड़ के पत्तों या हस्तनिर्मित कागज पर की जाती थी। पांडुलिपि क्या होते थे? ऐसे लेख जिनकी नकल हम ताड़ के पत्तों या कागज के टुकड़ों पर या भोजपत्रों पर करते हैं उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। क्लियर? अब पांडुलिपियों की अपनी सीमाएं होती हैं। कौन कौन सी सीमाएं देख लेते हैं। अत्यधिक महंगी और नाजुक होती थी, होती भी हैं भाई। अभी आप मार्केट में जाओ, भोजपत्र मिलता है। भी भोजपत्र आज भी मार्केट में पूजा की सामग्री जिस दुकान पे मिलती है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको भोजपत्र मिल जाएगा और उस पर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो लिख भी लेंगे, लेकिन उसको संभालना बहुत कठिन होता है क्योंकि बहुत ही वो हार्ड होता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है। होता तो मुलायम है लेकिन तुरंत टूट जाता है। जैसे आप उसको फोल्ड करोगे 2-3 बार, जब आप उसको फोल्ड करोगे तो क्या होगा? वो हार्डनेस के कारण टूट जाता है। पांडुलिपियों को सावधानी से संभालना होता था। क्यों? टूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी तो सारा मेहनत बेकार जाएगा। इन्हें आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि समय के साथ पांडुलिपियों का रंग फेड हो जाता था, धूमिल पड़ जाता था और उस पर जो वर्ड लिखे होते थे, जो शब्द लिखे होते थे, वो भी क्या होते थे? धूमिल हो जाते थे, मध्यम हो जाते थे, इसलिए उसका पढ़ना संभव नहीं था। हस्तलिखित पांडुलिपि पुस्तकों की मांग पूरा ना कर सकी। कारण? क्योंकि जो हाथ से लिखी पांडुलिपियाँ होती थी भैया, वो ज़्यादा समय लेती थी, यानी कि श्रम ज़्यादा लगता था, समय भी ज़्यादा लगता था, फिर भी किताबें सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिससे पुस्तकों की डिमांड बढ़ती जाती थी और उत्पादन नहीं हो पाता था। देखिए क्या कहता है, क्योंकि नकल करना एक महंगा, श्रमसाध्य और समय लेने वाला व्यवसाय था। पांडुलिपि हम क्या करते थे? किसी चीज़ को देख करके दूसरे पर नकल करना ही पांडुलिपि लिखना कहलाता है। तो ये एक महंगा, श्रमसाध्य और समय लेने वाला प्रोसेस था। नंबर 2, पांडुलिपियाँ नाजुक होती थीं, उन्हें संभालना कठिन होता था। पांडुलिपियों को पढ़ना भी आसान नहीं होता था। आसानी के साथ इधर उधर लाना ले जाना भी कठिन होता था, इसलिए हस्तलिखित पांडुलिपि पुस्तकों की मांग पूरा ना कर सकी। क्लियर? दूसरा क्या है? यूरोप में प्रिंट संस्कृति के उदय में सहायक कारक। अब कौन कौन से कारक थे जो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के कल्चर को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखते हैं। हस्तलिखित पांडुलिपियाँ पुस्तकों की मांग को पूरा ना कर सकीं, इसीलिए यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। नंबर 2, नकल करना एक महंगा, श्रमसाध्य करने वाला व्यवसाय था, इसलिए यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के उदय में सहायक हुआ। दूसरा, नाजुक होने के कारण पांडुलिपियों का प्रसार सीमित होता था, इसलिए भी यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की संस्कृति डेवलप हुई। 15वीं सदी की शुरुआत में प्रिंटिंग के लिए वुड ब्लॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह प्रिंट सामग्री की बढ़ती मांग को पूरा ना कर सका, इसलिए भी यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के उदय में सहायक भूमिका निभाई। इसने भी पुस्तकों के शीघ्र एवं सस्ते पुनर्उत्पादन की आवश्यकता ने भी यूरोप में प्रिंटिंग संस्कृति के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर के हमको ये देखना है
कि ये जो पूरा एक छोटा सा टॉपिक रहा, इसका मेन उद्देश्य ये रहा आपको बताने का कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका विकास किन किन चरणों में और कैसे कैसे हुआ, कैसे चाइना से चल करके जापान, फिर यूरोप और फिर अंत में इंडिया में भी आप देखोगे कि पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेकर आए। कहाँ पे? इंडिया में, और गोवा में उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारत में भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि जो भारत की पांडुलिपियां हैं, जो भारत की पुस्तकें हैं, उसका हम अध्ययन करें और उससे ज्ञान का अर्जन करें। तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद।